गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम है आप सभी का द ऑफिसर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली और आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वक्त पे नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी तैयारी साथ साथ यूं ही चलती रहे। तो एंड तक बने रहिएगा इस सेशन में और आप देखिएगा अपने लेवल को एक आंक करके देखिएगा कि अभी हमें कितना और पढ़ने की जरूरत है। और जिन लोगों का लेवल ठीक रहे, मतलब क्वेश्चंस ठीक ठाक हो जाएं, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, दरअसल है ना। एंड तक जो है आप पढ़ते चले जाना है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये। हड्डियों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जो है होती है या अध्ययन होता है? तो जो हड्डियों का यानी अस्थियां, और इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थियां। तो जो अस्थियां होती हैं, तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जो है किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है। देन क्या है? जियोलॉजी है, सीरोलॉजी है, ओरोलॉजी है। देन क्या है? ओस्टियोलॉजी है, या फिर देखिए चार ऑप्शन इसमें रख दें और इसमें जो है अगर देखा जाए तो इस ऑप्शन को हम, चलो अभी इनमें से कर लो। वैसे तो एक ऑप्शन इनमें से हटा करके उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए था, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ गए हैं। तो आप इसको ऐसे मान करके चलें। चलो अभी इन चार ऑप्शन में से आप आंसर कर दीजिए। इन्हीं चार ऑप्शन में से आप आंसर कर लें, ठीक है। हाँ, क्योंकि टाइपिंग में इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। तो अभी इन चार ऑप्शन में से बताइए, वैसे भी ऑप्शन इन्हीं में है, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ इन्हीं चार ऑप्शन में से आप बताएं। तो देखो जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने, हाँ तो किसका था? अस्थियां, है ना। तो अस्थियों का अध्ययन करना, अस्थि मतलब हड्डियां होती हैं। तो जियोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन होता है? जियो का मतलब हो गया अर्थ और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, यानी ये जो कहलाता है भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। यानी अर्थ में, पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से उसमें जो है चीजें पाई जाती हैं, वो आपका जो है भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत आता है। देन सीरोलॉजी में जो है वो किससे रिलेटेड होगा? सीरम। और जो सीरम होता है, जो ब्लड का लिक्विड मटेरियल होता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में से देखिए, प्लाज्मा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दें। अगर ब्लड की सेल्स को हटा दें तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा बन जाता है क्या? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में से आगे फर्दर अगर हम किसको हटा दें, किसको हटा दें, जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो उसको फिर हम बोलते हैं सीरम। और सीरम का इस्तेमाल जो है वो किसमें? वैक्सीन बनाने में करते हैं। देन ओरोलॉजी, नाम से जाहिर हो रहा है, और किस चीज़ की स्टडी होती है? मुंह से रिलेटेड होती है। मुंह वगैरह का जो अध्ययन करना होता है उसको हम बोल देते हैं, ठीक है। एंड देन अगर हम बात करें ओस्टियोलॉजी, तो ओस्टियो का मतलब ही होता है बोन। ओस्टियो का मतलब क्या होता है? ओस्टियो मतलब बोन। तो ओस्टियो का मतलब हो गया बोन। तो बोन का अध्ययन करना जो है वो आपका यही हो जाएगा, नहीं, अस्थियों का अध्ययन करना। अस्थियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। समझ में आगे बात है? चलिए, अब अस्थियों से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपके बनेंगे कि हमारी जो अस्थियां होती हैं वो किस चीज की बनी होती है, क्योंकि मैं बताते हुए चलूंगा एक एक क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन। तो कैल्शियम फॉस्फेट तो मेन चीज होती है अस्थियों में, वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, लेकिन थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। बट याद रखिएगा मेन चीज जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। तो थोड़ा बहुत कार्बोनेट हो सकता है, लेकिन मेन चीज जो है वो ये होगी। तो ये था। देन जहां पर भी ये लिखा होगी सेल कौन सी लगी होंगी इसमें, अस्थियों में कौन सी सेल्स लगी होती हैं, तो आप बताएंगे इसमें ऑस्टियोसाइट्स लगी होती हैं। कौन सी लगी होती हैं? ऑस्टियोसाइट सेल्स लगी होती हैं। इस तरह से करके अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हड्डियों में कौन सी प्रोटीन होती है, यानी जो हमारी अस्थियों की प्रोटीन होती है, तो अस्थियों में जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, तो आप बताएंगे इसमें ओसिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? ओसिन प्रोटीन। और इसको आप हिंदी में भी वैसे ही लिख लीजिएगा, और प्रैक्टिस जो है भाई आपको परफेक्ट बनाएगी। इसलिए जो है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक जो है अपना जो है प्रैक्टिस सेशन मत छोड़िएगा। आप लोग देख लेना, आप यहीं से सीधे क्वेश्चंस पाएंगे। तो हाँ, थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, मेन घटक जो है वो आपका क्या होगा? कैल्शियम फोस्फेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन इतना अमाउंट में नहीं होगा। ज्यादातर जो क्वांटिटी होगी वो किसकी होगी? वो होगी आपकी कैल्शियम फोस्फेट की। प्रोटीन पूछेगा तो आप बता देना कि इसमें प्रोटीन भी होती है, और वो कौन सी प्रोटीन होती है? ऑस्टियो प्रोटीन होती है। अब इसी से रिलेटेड बहुत सी बीमारी, जैसे देखो हड्डियों के नाम में ही जाहिर हो जाता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, इस तरह से करके, है ना। अब एक चीज और मैं बता दूं, इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि इस पे अगर बाहर की लेयर देखी जाए अस्थि में, जो ऊपर से एक, जैसे अभी अपने फ्रेश फ्रेश जो है बोन निकाली है किसी में से, उसको खुरच के अगर देखें या वैसे टच करके देखें, उसके ऊपर एक जो
जो है वो मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं पेरीओस्टियम। तो क्या बोलते हैं उसको, हम पेरीओस्टियम बोलते हैं। यानी बोन के बाहर जो एक झिल्ली होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि जो फ्रेश बोन होंगी ना, जैसे मान लो अभी बॉडी में से निकाल के देखी जाए तो उस पे एक जो है वो प्रोटीन होती है। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो वो चीज याद रखनी है आपको, ओस्टियम, पेरीओस्टियम नाम से जाहिर हो रहा है ना। पेरीओस्टियम नाम की क्या होती है, एक झिल्ली होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कौन सा भाग नेत्रदान में जो है वो प्रयुक्त होता है। जब कभी नेत्रदान किया जाता है, नेत्रदान एक बड़ा दान है, तो किसी की आंखों की रोशनी अगर चली जाती है तो कई बार जो है जैसे लगता है लोगों को कि जिनकी बचपन से खराब है उनकी आंख जो है वो ठीक हो सकती है, यानी वो मतलब कोई दूसरी आंख अगर दे दे तो देखिए एक कंडीशन होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि पूरी आंख डोनेट की जाती हो, ऐसे कभी नहीं होता। जैसे यहाँ पर ये जो आपको लग रहा है कि ऐसे आंख दान कर दी, ये देखा जाए तो सिर्फ सिंबल है। जिस तरह से ऐसे मान सकते हैं कि हमने आंख दान की है, और कभी भी इस तरह से आंख का डोनेशन नहीं होता है। ऐसे नेत्रदान नहीं होता है कि आपकी पूरी आंख का गोला निकाला और आपने किसी को दे दिया या किसी के डाल दिया जाए। तो दुनिया की कोई सर्जरी अभी ऐसी नहीं बनी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कोई ऐसा नहीं बना जो पूरी आंख को निकाल करके दूसरे के रिप्लेस कर दे। क्योंकि आंख के पीछे जो आपने देखा होगा जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जिनको आप तंत्रिका कोशिकाएं कहती हैं, जो हमारे ब्रेन में जा करके मिलती हैं। क्योंकि जो इमेज बनती है रेटिना पर बनती है, और रेटिना पे इमेज कैसी बनती है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जो हमारे ब्रेन के कॉर्टेक्स में जा करके सीधा होता है। तो जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, प्रकाशीय तंत्रिकाएं होती हैं, वो जुड़ नहीं पाती, एक की निकाल के दूसरे के नहीं जुड़ पाती। एक चीज और, आई डोनेशन में भी क्या है, जो टिश्यू हैं और ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, वो सब क्या मैच करनी चाहिए। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने किडनी देने की कोशिश की और सगे भाई की या अपने बच्चों की या माँ बाप की, किसी की भी मैच नहीं हुआ, पूरी फैमिली में किसी से किडनी मैच नहीं हुई? कई बार आपने ऐसा सुना है, उसका मतलब ये होता है टिश्यू मैच नहीं किए। तो अगर आप मान लो किसी को अपना गुर्दा देना चाहते हैं, किडनी भी देना चाहते हैं, तो आप उसी को डोनेट कर सकते हैं कि जिसको आप दे रहे हैं उससे आपके टिश्यू और उसके टिश्यू मतलब क्या मैच करें, एक जैसे हों। ऐसा सुना है ना कई बार कि नहीं, भाई ने भाई को गुर्दा देने की बात की, बस मैच नहीं किया, बट उसके किसी दोस्त ने जो है अपना गुर्दा दिया उसको, क्योंकि उससे टिश्यू मैच कर गए, यानी ऊतक मैच कर गए। ऊतक का मतलब ये होता है कोशिकाओं का समूह जो बनावट में भी एक जैसा हो और कार्य भी एक जैसा करता हो। ऐसा सुना है ना आप लोगों ने। तो यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयुक्त होता है। तो जो लोग डी बता रहे हैं कि पूरी आंख डोनेट होती है, बिल्कुल सरासर गलत है। देन मैं बात करूं आई लेंस की, तो आई लेंस डोनेट तो कर सकते हैं, लेकिन वो नेत्रदान का हिस्सा नहीं है, और रेटिना भी इसका हिस्सा नहीं है। सही आंसर जो है वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है मोर देन वन, ठीक है, वो नीचे रख दिया, नन ऑफ दीज ऊपर रख दिया, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो सही आंसर जो है वो आपका होना चाहिए था कौन सा, कॉर्निया। तो जो कॉर्निया होती है हमारे नेत्रों की, जो कॉर्निया होती है, ठीक है, वही जो है वो दान की जाती है, कॉर्निया। तो नेत्र के डोनेशन में सिर्फ जो है हम नेत्र की कॉर्निया को दान करते हैं, और रेटिना वगैरह को दान करने से कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हैं ना। तो ये दान नहीं होती है। इसमें देखो आपका सही आंसर कौन सा है। ईवीएस की क्लास भी हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे, हाँ ठीक है, जल्दी ही आप लोगों के लिए ईवीएस की क्लास का अरेंजमेंट किया जाएगा। आप लोग बस इस सेशन को आप देखिए। हाँ, तो क्या डी ऑप्शन बोले, अच्छा डी, ओके ओके, हाँ ये डी ऑप्शन ही तो हो गया, ओके ओके, हाँ डी है ये। हाँ, डी ऑप्शन सही है भाई। हाँ, क्योंकि जो है ऑप्शन बदल दिए ना, हाँ, मोर देन, यू आर एब्सोल्युटली राइट गाइस, यस, कौन, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। क्योंकि नन ऑफ दीज लिखा है इसमें, है ना, क्योंकि ऑप्शन में जनरली ये रहता है कि मोर देन वन ऊपर रहता है, और नन ऑफ दीज अगर रहता है तो वो ई हो गया। हाँ, तो सही आंसर आप लोगों ने किया है नन ऑफ दीज, ई नहीं, ई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले में ये ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए हैं ना, तो थोड़ा सा या, और वैसे भी आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल यू ऑल गाइस आर द एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ये नन ऑफ दिस हो जाएगा क्योंकि कॉर्निया को दान करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, आंखों का जो अध्ययन किया जाता है ना, उसकी एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो सही आंसर है ना आपका, बिल्कुल डी था, बिल्कुल। हाँ, इन सारे में आज की टाइपिंग में सारा ऐसे ही रखा हुआ है, तो कोई नहीं, ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिए।
तो ऑप्थेल्मोलॉजी जो होती है और जितनी भी सर्जरी हमारी बॉडी में होती है, ये कहा जाता है कि सबसे आसान सर्जरी जो होती है वो आंखों की होती है। और आंख जो है हमारी जो आंख है, हमारा जो नेत्र है, ये होमोलोगस होता है, यानी समजात अंग होता है कैमरे की भांति। और हमारी भी आंखों का जो मेगापिक्सल होता है, हमारी आंख बताइए कितने मेगापिक्सल की होती है, तो 576 मेगापिक्सल। तो याद रखिएगा, एक बेहतरीन वाला कैमरा नेचर ने हमें दिया है, जिसमें अगर देखा जाए कि मेगापिक्सल कितना होता है। पिक्सल का मतलब आप समझते हैं, पिक्सल की फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? जैसे आप कहते हैं ना इतने मेगापिक्सल का आपका जो है वो कैमरा है, ठीक है, तो कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, ऐसे बोलते हैं। तो पिक्सल का की जो फुल फॉर्म होती है, पिक्सल, है ना, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तभी मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो आंख है वो 576 मेगापिक्सल की होती है, और हमारी आंख में सिर्फ एक ही लेंस होता है। इसलिए मानव की जो आंख है वो कैसा नेत्र होता है? सरल नेत्र होता है। सरल नेत्र का मतलब यही होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेंस लगा हो। अब आप कहेंगे कि एक लेंस से ज्यादा किसका होता है? तो बिल्कुल जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, मक्खी मच्छर कॉकरोच वगैरह वगैरह, इनमें अगर देखा जाए तो कंपाउंड आईज होती है, जिसमें आप देखेंगे तो हजारों लेंस भी हो सकते हैं, और सैकड़ों तो होते ही होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओमाटीडियम। एक लेंस को हम बोलते हैं ओमाटीडियम, और एक से ज्यादा होगा तो उनको हम क्या बोलते हैं? ओमाटीडिया। इससे पहले क्वेश्चन आप लोगों ने कर भी रखा है ये वाला, तो कम से कम आपका जो है वो क्या है, रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? यानी जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है नॉट प्रेजेंट और हिंदी में लिखा है अनुपस्थित, यानी आपको एब्सेंट बताना है कि क्या नहीं होता है। ऑप्शन है आपका, सेल्यूलोस की कोशिका भित्ति नहीं होती है, या फिर केंद्रक नहीं होता है, या फिर जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर मोर देन वन। तो देखो, एक से अधिक ऑप्शन को ना थोड़ा उलट दिया है, तो इसलिए उसी हिसाब से आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ ठीक है। चलो, हाँ, जिनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, क्या बोला आपने? जिनमें क्या है, क्या होता है? एड्स होता है। तो एड्स वाले में जो है आंख डोनेट नहीं की जाती। अगर मतलब जिसको एड्स हो और उसको उसकी आंख किसी को और को दे देंगे, तो जाहिर बात है वहां से सीधे सीधे उसको एड्स हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं देते हैं इससे ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, बताइए। तो देखो, ऐसा तो पॉसिबल है कि भाई न्यूक्लियस जो है जंतु की कोशिकाओं में नहीं होता, बट जो है मतलब दो दो चार में ही तो नहीं होता, बाकी तो सब में होगा ही होगा। तो ये कोई एक बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो याद रखिएगा, सही आंसर आपका सेल वॉल है। अब सेल वॉल क्या होती है कि ये जो सेल वॉल है वो तीन चीजों में पाई जाती है। आपने पढ़ा होगा, एक तो जो जंतु ये होते हैं, सॉरी, पेड़ पौधे होते हैं, इनमें पाया जाता है। उसके अलावा किसमें पाया जाएगा? बैक्टीरिया में पाई जाती है। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आप लोगों को थ्योरी की क्लासेस में डिटेल में बताया भी होगा किस चीज की बनी होती है, क्या है। और फंगस यानी कवक, कवक जो होता है उसमें भी कोशिका भित्ति जो होती है वो पाई जाती है। समझ रहे हैं ना? तो अब देखो, ऐसा है, एक दो एक्सेप्शन आप ये कह सकते हैं कि भाई एक्सेप्शन में हो सकता है कि जैसे आपका किस किस में नहीं होता है न्यूक्लियस। तो जैसे आरबीसी में नहीं होता, प्लेटलेट्स में नहीं होता, प्लांट की जो सिप ट्यूब सेल्स होती है उनमें नहीं होता। आज ही आपने थ्योरी की क्लासेस में पढ़ा भी था। तो अभी फिलहाल जो है वो सेल वॉल है। आइए जरा दिखा देता हूँ कि सेल वॉल होता है क्या है। दुनिया की कोई ऐसी सेल नहीं बनी जिसके अंदर कोशिका झिल्ली ना हो। और कोशिका झिल्ली को आप प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अगर मैं बात करूं कि जैसे देखिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को आप क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो कोशिका झिल्ली को ही आप दूसरा नाम क्या दे देते हैं? आप प्लाज्मा झिल्ली। दुनिया की कोई कोशिका ऐसी नहीं बनी जिसमें ये ना हो। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसका होना तो मैंडेटरी है। जैसे एनिमल सेल की भी अगर मैं बात करूं, जंतु कोशिका की भी अगर मैं बात करूं, तो जाहिर है सबसे बाहर की जो बाउंड्री होती है वो कोशिका झिल्ली ही होती है, बट कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति जो है वो एनिमल सेल में नहीं होती। तो देखो, ये जो सबसे बाहर की आप बाउंड्री देख रहे हैं, जैसे प्लांट सेल हमने ले ली, ये जो है हमारी कौन सी कोशिका है? ये एक वनस्पति कोशिका है। कौन सी कोशिका है? वनस्पति कोशिका है। और इसमें जो सबसे बाहर की बाउंड्री आप देख रहे हैं, यही आपकी क्या है? कोशिका, मतलब इस क्या है? इसकी कोशिका भित्ति है। और ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन देती है, रिजिडिटी देती है। ठीक है, ये चीज है। अब देखो, जस्ट गौर से देखिएगा, शायद इसमें ना दिख रहा हो, सबसे बाहर की बाउंड्री सेल वॉल हो गई, लेकिन इसके अंदर एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली और है। ये सेल वॉल के अंदर होगी, किसमें? प्लांट में। तो सबसे बाहर की अगर मैं बात करूं बाउंड्री, सबसे बाहर की बाउंड्री जो है वो किसमें सेल वॉल होती है? तो वनस्पति कोशिका में। अब सेल वॉल जो है वो आपके जीवाणु में भी पाई जाती है और कवक में भी पाई जाती है, बट उन दोनों में, यानी जीवाणु और कवक में, ये जरूरी नहीं है कि वो सबसे बाहर की ही बाउंड्री हो, क्योंकि उसके बाहर स्लैम लेयर हो सकती है, क्यूटिकल हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि उसमें होगी, लेकिन क्या है,
ये ज़रूरी नहीं है सबसे बाहर की बाउंड्री हो उनमें। एक और चीज़, आपने एक दो दिन पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि जो बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा होता है, जिसको आप पीपीएलओ कहते हैं या माइकोप्लाज्मा जेलीसेप्टिकम कहते हैं, उसमें भी सेल वॉल नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, ये सब सारा है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन स्किन इज, मानव की जो स्किन होती है वो क्या चीज़ है? मानव की स्किन क्या है? ठीक है, जो ह्यूमन की स्किन है, मानव की जो त्वचा है, और त्वचा को आप चमड़ी, चर्म ये सब बोल देते हैं। ठीक है, आप में जो ऑफलाइन के ये मतलब एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें आज ही ये वाला टॉपिक शुरू किया होगा, और मेरे ख्याल से कई बच्चे हैं जो आए होंगे यहाँ पर, जो मेहनत कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जो है थ्योरी को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो हर जगह आप है ना अपना टाइम लगा रहे हैं, तो ये टाइम जो है आपका रंग जरूर लेकर के आएगा, ये मेहनत आपकी कभी खराब नहीं जाने वाली है। तो ह्यूमन स्किन क्या है? वो एक कोशिका है, एक ऊतक है, ये एक अंग है, या उपरोक्त तीनों नहीं? ठीक है, या फिर जो है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, उपरोक्त सभी। व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? चलिए देखते हैं कितने लोग सही। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं आप। अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सी चीजें याद रखनी है, तो सही आंसर आपका जो है ये अंग है। क्यों अंग है? क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि जो हमारी त्वचा होती है, ये एक तो हमारा कैसा संवेदी अंग है, संवेदी अंग भी है, संवेदन का काम करता है। जैसे आप टच करते हैं, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, या फिर अगर आपके पैर के अंगूठे पर भी अगर, या कहीं पर भी, कहीं बॉडी पर चींटी भी चलने लगे, कोई जरा सी सुई भी चुभो दे या कुछ भी टच भी कर दे, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ है, फील करता है, सर्दी गर्मी का एहसास होना, है ना, इसी से होता है। तो ये हो गया संवेदी अंग भी है, जिसको आप सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। उस है ना, क्या बोलते हैं आप इसको? सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मतलब अंग हो गया, तो कौन सा? संवेदी अंग। उसके अलावा आपने पढ़ रखा होगा कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, जिसको आप बोलते हैं उत्सर्जी उत्सर्जी अंग भी है, क्योंकि शरीर में जो अनवांटेड मटेरियल होता है, उसको कुछ को बाहर निकालने में सहायता करती है। देखो शरीर में जैसे, इससे क्या होगा कि आपने पढ़ा होगा कि हमारी त्वचा में बाल होते हैं, पसीने की ग्रंथियां होती हैं, जिनको आप स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, उसमें से पसीना निकलता है। पसीने में जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा लिपिड होते हैं, या फिर एक्स्ट्रा फैट कह लीजिए आप, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सोल्ट्स होते हैं, ठीक है, सोल्ट्स एक्स्ट्रा लवण होते हैं, उनको भी शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करता है। ठीक है, एंड जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो भी। दूसरा एक जो है प्रोटेक्टिव, है ना, प्रोटेक्टिव ऑर्गन है ये। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है सुरक्षात्मक। क्या है ये? हाँ, सुरक्षात्मक अंग है। सुरक्षात्मक अंग का मतलब ये है कि शरीर के अंदर कुछ ऐसा वैसा न चला जाए, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। देखो जो हमारा पसीना होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पसीना, तो पसीने में जो है वो एक एसिड भी पाया जाता है। पसीने को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वेट बोलते हैं। तो पसीने में सबसे ज्यादा, लगभग मोर देन जो है 98%, तो बल्कि 99 कहीं लिखा होगा, तो मैं मोर देन करके लिख दे रहा हूँ, ताकि कोई बच्चा ये ना समझे कि हमने कहीं 99 पढ़ा था और कहीं 98 पढ़ा था। इससे इससे भी ज्यादा मान करके चलें कि लगभग जल होता है, जल होता है। और इसमें देखा जाए, पसीने में हमारे सोल्ट्स यानी लवण भी पाए जाते हैं। अब आपका जो एक मतलब एक आध परसेंट बचा, ऐसे मान के चलो कि जो 1 से 2% बचा, उसमें आपका जो एक्स्ट्रा लवण होते हैं, और लवण किसकी फॉर्म में निकलेंगे? याद रखिएगा, आयंस की फॉर्म में निकलेगा। जैसे पसीना आप लोगों ने सुना होगा कि नमकीन होता है, बचपन में हाँ कभी चखा होगा जब कभी, है ना, तो नमकीन होता है पसीना, तो उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है, बट आप इतना मत समझने लगना कि भाई नमक की कमी है तो पसीना। एनीवे, आयन हो गया, आयंस की फॉर्म में होगा। उसके अलावा इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, इसी परसेंटेज में रहेगा, बल्कि वो इसी में एक एंजाइम पाया जाता है। और एंजाइम का मतलब होता है, कौन सा एंजाइम रहेगा? लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम रहता है? याद रखेंगे, लाइसोजाइम एंजाइम इसमें जो है वो मौजूद होता है। लाइसोजाइम एंजाइम हमारे आंसुओं में भी होता है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि जो हमारे आंसू होते हैं, आंसू में भी हमारे क्या है, ये पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और यही हमारा जो सलाइवा होता है, सलाइवा, सलाइवा मतलब हमारे मुंह से जो लार आती है ना, लार से निकलती है, उसमें भी क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और ये क्या करता है कि शरीर को जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उससे बचाता है।
समझ रहे हैं ना। तो आंसुओं में भी पाया जाता है और ये हमारे पसीने में भी, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि सर आपने लिखवाया था हमारे आंसुओं में लाइसोजाइम पाया जाता है, अब लार में पाया जाता है सर आप यहाँ। तो तीनों जगह आपको समझना है, तीनों जगह पाया जाता है। इसी वजह से तो हम तमाम बैक्टीरिया हमारी स्किन पे आके लग जाते हैं। कई लोग बहुत दिनों से नहीं नहाते फिर भी जो है प्रोटेक्शन रहता है, क्यों? क्योंकि यही बचाता है। एक बात सोचिए कभी आपने कि हमारी ये खुली आंख ही तो है, एक मांस का वो टुकड़ा ही तो है अंदर, इस ये सड़ काहे नहीं रहा, खुला हुआ है फिर भी? या फिर हमारा मुंह ये खुला हुआ सा स्किन है ना, अंदर से मांस ही तो है, बट फिर भी क्यों नहीं सड़ रहा? क्योंकि हम जैसे बोलते हैं तमाम बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे मुंह में हो जाना चाहिए, तमाम बैक्टीरिया हमारे मुंह में चले जाते हैं, बट फिर भी वो हमें इन्फेक्शन संक्रमण क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर नेचर ने एक प्रोटेक्शन रखा है, लाइसोजाइम एंजाइम हमारी बॉडी में रखा है जो हमको सुरक्षा देता है, त्वचा में रहता है तो पसीना बचा लेता है, आंखों में बैक्टीरिया जाते हैं तो उनको ये मार देता है, और हमारे मुंह में तरह तरह के जो है जीवाणु जाते हैं तो उनको भी जो है पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। उसके अलावा आप में कोई बता सकता है कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? एक एसिड पाया जाता है इसमें, एक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखेगा, जो दूध में अम्ल होता है हमारे, वही वाला हमारे पसीने में भी पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आता है तो याद रखेगा कि लैक्टिक अम्ल, तो जो लैक्टिक अम्ल होता है, और लैक्टो का मतलब दूध से होता है, तो इसमें और लैक्टिक अम्ल भी पाया जाता है, याद रखेंगे। तो इतने क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। और ये देखिएगा कि जिसकी अब इसी स्किन से रिलेटेड एक चीज होती है, स्किन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। स्किन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी याद रखेगा। तो एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि त्वचा या चर्म का जो अध्ययन करना है वो क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। इसका जो स्पेशलिस्ट होगा वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाएगा। वन मोर थिंग की जो स्किन है हमारी, इसमें बाल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे उसको हम ट्राइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकोलॉजी कहते हैं। समझ आई बात यहाँ तक? और कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज हो रही होंगी, समझ रहे हैं। और स्किन में अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी लेयर्स हैं इसमें। ठीक है, तो एक ये भी है। और हमारी जो स्किन है वो किससे बनी होती है? कैलोजन से। और कैलोजन से ही आपका जो है क्या बनता है? कैलोलॉजी बनता है। और कैलोलॉजी जो है वो क्या है? कैलोलॉजी। कैलोलॉजी जो होता है वो खूबसूरती का अध्ययन होता है। कैलोलॉजी, तो कैलोलॉजी क्या चीज होती है? याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ ब्यूटी होती है, यानी सौंदर्यता का अध्ययन करना। किसका? सौंदर्यता का अध्ययन करना, ब्यूटी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। और जो भी जितनी भी ब्यूटिशियन होती हैं, खास करके ज्यादातर फीमेल होती हैं ब्यूटिशियन, तो देखिएगा वो कैलोलॉजिस्ट कहलाती हैं। स्टडी ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी, स्टडी ऑफ, ठीक है, ब्यूटी, द स्टडी ऑफ ब्यूटी। तो जो ब्यूटी होती है, ठीक है, ब्यूटी, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। जैसे ये है शहनाज हुसैन। शहनाज हुसैन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसके हर्बल प्रोडक्ट आते हैं शहनाज हुसैन के, तो वो इंडियन कैलोलॉजिस्ट कहलाती है। तो याद रखेंगे ये चीज़। हाँ, ब्यूटी का अध्ययन करना। अब देखो यार, एक चीज़ मैं बता दूं, फिलोसफी तो यहाँ पे लगाना मत। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि सर जो है वो अंदर की खूबसूरती, दिल की खूबसूरती होना चाहिए। देखिए अक्सर जो है वो हमेशा जो है घरों में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भाई जो है ये ब्यूटी जो होती है, बाहर की ब्यूटी से इंटरनल ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए वो बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वो अलग टाइप की चीज़ है, वो फिलोसफी होती है। अक्सर जो है, जो लोग थोड़ा सा मायूस होते हैं, अक्सर उनके घर वाले या और लोग जो है उनको समझाने के लिए अक्सर ऐसा बोलते हैं कि भाई जो है वो कोई बात नहीं, दिल खूबसूरत होता है। तो आज तक तो आपने किसी का दिल बाहर देखा नहीं होगा। मैं तो कहते हैं ना उसका दिल बड़ा खूबसूरत है, तो मुझे तो आज तक किसी का दिल बाहर से नजर नहीं आया। तो स्किन की ही बात हम करते हैं, तो याद रखेगा। क्योंकि हमारी स्किन जो है, और स्किन में भी क्या क्या लगा होगा, तो बाहर से खूबसूरती की बात करते हैं। तो जैसे किसी की रूखी स्किन हो या उस तरह से, तो खूबसूरत जो बदन है, ठीक है, वो स्किन से रिलेटेड कहलाता है। यानी हंस-फुस सा बदन होगा, अच्छा खूबसूरत होगा, तो वो स्किन से, क्योंकि स्किन देख करके भी ये हमें समझ में आ ही जाता है कि बदन जो है वो कैसा है। इन द सेंस आप देखिएगा, यहाँ पर गौर से देखें इस स्किन को। आउटर ब्यूटी की हम बात कर रहे हैं, इंटरनल ब्यूटी इज परफेक्ट। देखिए वो हमारे फिलोसफी में है, लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो कुछ ऐसा ही होगा। तो देखिए इसकी स्किन को हम जब इस तरह से लेके देखेंगे, तो यहाँ पर हेयर के फॉलिकल्स होते हैं। अब हेयर के फॉलिकल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, और लेकिन यहाँ से ऊपर को जब हमारे बढ़ते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि जो ऊपर के बाल होते हैं हमारे, ये डेड सेल्स होते हैं।
ठीक है, डेड सेल्स होते हैं। देखिए, ये एंटरटेनमेंट में मैं बात शुरू, देखिए ऐसा नहीं बोलते हैं, खुदा की हर एक चीज़ बनाई हुई, नेचर की, ईश्वर की, अल्लाह की, भगवान की हर एक चीज़ बनाई हुई खूबसूरत है। आप उसको खूबसूरत सही मान करके चलें, हाँ ठीक है। और ये यहाँ पर सीबम होता है, और तो याद रखेंगे जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं उससे हमारा हेयर बढ़ते हैं। तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे जो आगे के, आप बताते हो, मैं अक्सर बताता हूँ कि हमारे, मैं क्या बताता हूँ, ये है ही साइंटिस्टों का बताया हुआ, मेरा बताया हुआ नहीं। हमारे जो आगे के निकले हुए नाखून होते हैं और हमारे बाल होते हैं, जानवरों के खुर और सींग होते हैं, ये हमारी डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, डेड सेल्स होती हैं। जावेद हबीब जो है मेंस में, जावेद हबीब जो है वो हेयर ड्रेसर आप कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह लो कि बार्बर है वो एक, ठीक है, उस तरह से करके, लेकिन वो स्किन के लिए नहीं है, स्किन वगैरह के लिए उस तरह से नहीं है, वो सिर्फ बाल कटिंग में जो है जावेद हबीब का नाम आता है। ठीक है, वो उनको आप कैलोलॉजिस्ट नहीं कह सकते, उनको आप कैलोलॉजिस्ट नहीं कह सकते। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, तो मैं ये बता रहा था कि इसमें जो है जो फॉलिकल्स होती हैं उससे बाल बढ़ते हैं, और जो हमारे नाखून होते हैं वो किस चीज़ से बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा इनका जो पीछे का हिस्सा होता है जहाँ से नाखून बढ़ते हैं उसको बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं, तो वो मैट्रिक्स से बढ़ते हैं। जानवरों के खुर भी डेड सेल्स हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसमें जो है ये वाली लेयर होती है, तो यहाँ हेयर फॉलिकल्स हो गए, यहाँ पर सीबम होता है, ठीक है, देन यहाँ पे नर्व्स रहती हैं, सेंस करने के लिए होती हैं, और यहाँ पर स्वेट ग्लैंड होती हैं। और स्वेट ग्लैंड से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से फ्रेंड्स याद रखिएगा कि यहाँ से स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है। अब जिन लोगों का ये वाले पोर बंद हो जाते हैं एक्स्ट्रा फैट होने की वजह से, लिपिड ज़्यादा होने की वजह से, तो उनमें क्या होता है, ये दिक्कत होती है कि उनको पसीना कम आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ रखें। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्या है, हाँ पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आना खास करके कमजोरी की निशानी भी हो सकती है, या फिर आप धूप में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के हाथों में पसीना आता है, तो सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड जो होती हैं वो होती तो हमारी हथेली में भी है और तलुओं में, बट इनमें एक्टिवनेस नहीं होती है, बट किसी किसी की एक्टिव हो जाती हैं तो उनका इस तरह से आता है। हाँ, मैट्रिक्स से नेल बढ़ते हैं, यस वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ से जो स्वेट ग्लैंड है, यहाँ से जो है वो क्या निकलेगा, ये स्वेट ग्लैंड है यहाँ पर, तो इससे क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा। तो स्वेट ग्लैंड का मतलब क्या हो गया, पसीने की ग्रंथि, है ना। तो पसीना अगर आपका प्रॉपर निकलता है तो वो निकलना जरूरी है अगर आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल ठंड में बैठ करके भी आपको कस के पसीना आ रहा है, तो या तो फोबिया है, डर है, या फिर वीकनेस है, ये वजह भी हो सकती है, समझ रहे हैं ना। आवाज कम आ रही है ऐसा नहीं है सोनू कुमार, आप अपने मोबाइल के फोन की आवाज बढ़ा लें, जरूरी तो नहीं है कि सारी कमियां इधर ही हो या दूसरे में हो, आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा देख लो। बाकी अगर ऐसा होता, क्योंकि मैं बड़ी तेज आवाज में बोल रहा हूँ, और जो है माइक की भी आवाज फुल है, और जो बच्चे देखिएगा आपके अलावा किसी का ऐसा वो कमेंट नहीं आ रहा है, तो बाकी इससे जाहिर होता है, ऐसे है ना, क्लास डिस्टर्ब होती है इस बात से क्योंकि और बच्चों को आवाज आ रही है। अगला है, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या है। तो देखिएगा, डायलिसिस को हम अपोहन कह देते हैं, और ब्लड का डायलिसिस होता है तो हम उसको हीमोडायलिसिस भी कह देते हैं। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस या डायलिसिस। देखिए, इसको हीमोडायलिसिस या आप इसको डायलिसिस कह सकते हैं। तो हीमोडायलिसिस या डायलिसिस का मतलब क्या है, ये याद रखेंगे, खून का फिल्ट्रेशन करना। तो जो खून का फिल्ट्रेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑप्शन है आपका, अधिशोषण है, देन क्या है, प्रसरण है, देन क्या है, वैद्युतकण संचलन है, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन सर्कुलेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक है, तो बताओ व्हाट शुड बी द आंसर। अब देखो यहाँ पर जो है आपको ध्यान से आंसर करना है। चलिए देखते हैं कितने लोग बताएंगे। जब किसी की किडनी खराब हो जाती है, तब भी हमें जो है हेमोडायलिसिस या डायलिसिस करानी पड़ती है। एक डायलाइजर नाम की एक मशीन होती है जिसमें हम दो इस तरह से पाइप लगाते हैं, खून निकलता है, फिल्टर होता है, बॉडी में जाता रहता है, और इस प्रोसेस को करने में लगभग 2 सवा 2 घंटे, 2.5 3 घंटे भी लग सकते हैं। और इसके लिए क्या है कि हालत खराब हो जाती है इंसान की 2 ढाई घंटे में, और इतना कमजोर सा हो जाता है, उसको जब उठा के लेकर के जाइए तो 8 10 सीढ़ी भी खुद से नहीं चढ़ सकता, पकड़ के चढ़ाना पड़ता है, इतनी वीकनेस आ जाती है धीरे 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 धीरे। या फिर जिनको ब्लड कैंसर हो जाता है, यानी ल्यूकीमिया हो जाता है, रक्त का कैंसर हो जाता है, उन लोगों को भी हीमोडायलिसिस या डायलिसिस करवानी पड़ती है गाइस। ठीक है, तो हाँ, तो जो उसमें जो प्रोसेस चलती है वो कौन सी चलेगी, जो डायलाइजर होता है, एडजॉर्प्शन किया जाता है, ऑस्मोसिस किया जाता है, या इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है। तो जिन बच्चों ने आंसर चूज किया है सी, उन लोगों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है क्या, ओस्मोसिस, प्रासरण। प्रासरण में आप जानते हैं कि होता क्या है कि इसमें सोलवेंट का मूवमेंट करता है, मूवमेंट होता है, याद रखेगा। तो इसमें फिल्ट्रेशन वैसे किया जाता है। देन आरओ जो होता है, रिवर्स ओस्मोसिस, जो हमारे घर में पानी को फिल्टर करने के लिए होता है, वो आरओ होता है। और आरओ को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स
ऑस्मोसिस कह देते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में इसका उल्टा होता है, सोल्यूट जो है वो छनते हैं सॉल्वेंट से, और इसमें जो हो रहा है वो सोल्यूट मूव करता है किसकी तरफ, मूव करता है किधर, तो याद रखेंगे वो किधर मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो कह लो, या फिर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। सीधे सीधा आप कह सकते हैं, जैसे किशमिश मुनक्का को कभी आप फाड़ के देखें तो उसमें चिपचिपा सा लिक्विड होता है, उसका जो सांद्रता है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा गाढ़ा होता है पानी की तुलना में। आप किशमिश और मुनक्का को आप पानी में रख दें, आप देखिएगा 2-4 घंटे में किशमिश और मुनक्का फूल जाती है और मोटी पड़ जाती है। और होता क्या है कि पानी मूव करके, यानी पानी जो है वो चला जाता है किसके अंदर, किशमिश मुनक्का के अंदर चला जाता है, और उसके बाहर का जो फिल्टर होता है, याद रखिएगा वो होना मैंडेटरी होता है, जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह देते हैं, या अर्ध पारगम्य में झिल्ली हिंदी में कह देते हैं, या उसी को हम इंग्लिश में सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रासरण होने के लिए एक फिल्टर का होना, एक झिल्ली का होना अति आवश्यक होता है। बिना फिल्टर के ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो नहीं सकती, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोसिस की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ लिक्विड यानी द्रव में हो सकती है, ये गैस वगैरह में नहीं हो सकती, समझ रहे। लेकिन एक प्रोसेस और होती है डिफ्यूजन, जिसको आप विसरण कहते हैं। विसरण में हाँ ठीक है, तो जो विसरण होता है, विसरण वो लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर जो है वो आपका क्या है, ओस्मोसिस है। चलिए देखते हैं कितने लोग जो है एड्जॉर्प्शन बता सकते हैं। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, देखिए दो नाम सुने होंगे आप लोगों ने, एक पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन, और इसी को बोलते हैं ठीक है अ, अपशोषण। तो इसको हम बोलते हैं अपशोषण करना, जैसे कि चीज को सोख लेना, अवशोषित करना। तो कितने लोग ये बता सकते हैं मुझे कि एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, हाँ तो इसका सही आंसर ओस्मोसिस है आपका। यानी हीमोडायलिसिस की जो प्रक्रिया है वो किस पे चलती है, ओस्मोसिस पे चलती है। तो सही आंसर आपको बता दिया गया है प्रसरण। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ डी लिखा है एड्जॉर्प्शन, जिसको हम अधिशोषण कहते हैं, और यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन लिखा है अपशोषण कहते हैं। यानी ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। देखते हैं कितने लोग आप में जो है ये बता सकते हैं कि आखिरकार इनमें ऐसा अंतर क्या है, ऐसा क्या है। कोई बता सकता है थोड़ा बहुत इसमें, जिसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी हो, या फिर जो है वो साइंस बड़ी अच्छी हो, जो इस तरह से बता सकता है। आ, तो बताएंगे क्या सही, हाँ क्या होता है ये, देखिएगा कुछ चीजें ऐसी होती हैं। नहीं, मैंने ये पूछा है कि दो अधिशोषण है यानी एड्जॉर्प्शन है, डी लिख रहा है ना यहाँ पर एड्जॉर्प्शन, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने जो ये पूछा है एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या ये दोनों एक हैं या दोनों जो है अलग अलग हैं। तो हाँ, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं, राजेश कुमार क्या बोल रहे हो आप, ठीक है, ये अपशोषण ये वो नहीं है, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया वो नहीं है यार, ध्यान से पढ़ो है ना, जो है ध्यान से पढ़ा होता तो ठीक है। आप में किसी का आंसर नहीं आ रहा है, चलिए मैं बता देता हूँ होता क्या है। अधिशोषण का नहीं पता, कोई बात नहीं पूछा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जब किसी चीज को सरफेस पे चिपकाया जाता है, किसी चीज को पृष्ठ पे चिपकाना, पृष्ठ पर चिपकाना, जैसे मान लो पानी में प्रदूषक हैं और मैं उसमें चारकोल का इस्तेमाल करूं, तो जो चारकोल की बनावट होगी, अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो वो कुछ इस टाइप का ऐसे चारकोल नजर आएगा। तो इसमें बाइंडिंग साइट्स होती हैं, यानी ये ऐसे फंसा लेता है अपने उसको, पोल्यूटेंट्स को, प्रदूषकों को ऐसे फंसा लेगा अपनी साइट में। तो अपने पृष्ठ पर चिपकाना, हाँ अपने पृष्ठ पर किसी चीज को चिपकाना, एडजॉर्प्शन इज अ टेक्निक यूज इन द डायलिसिस, गलत आंसर है, ठीक है इधर समझ लो। तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो किसी चीज को अपने सरफेस पे, अपने पृष्ठ पर चिपका लेना। देखो ये मेरे नली ने सही आंसर दिया है, ठीक है। और अंदर लेना, किसी चीज को सोख लेना, जैसे स्पंज है, स्पंज को आपने देखा कि वो अंदर अपने सोख ले रहा है, उसको हम बोल देते हैं अपने अंदर सोखना, वो अपशोषण कहलाता है। जैसे स्पंज है, स्पंज को मैंने ऐसे दबाया और यहाँ रख दिया, उसने पानी अपने अंदर ले लिया, एब्जॉर्प्शन है। एक चीज और मैं बता दूं कि एक प्रक्रिया और होती है कि अगर आप, अरे यही तो, जब आप कस के पढ़ोगे ना तो आपको एक अच्छी नॉलेज होती चली जाएगी। सीड जो होता है घास का, जो मतलब सीड जो होता है, कोई भी बीज होता है, ओके, उसको जब आप मिट्टी में डालते हैं तो देखिएगा वो फूल सा जाता है। जैसे गेहूं वगैरह भी, आप लोगों में बहुत से बच्चे किसान के फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो देखा होगा वो फूल जाता है। या ऐसे देखा होगा कि बरसात के दिनों में अक्सर लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। हाँ प्रणाम, सुषमा कुमारी एंड हेमा कुमारी, राजकुमार, कुमारी रूपा, सुजीत ठाकुर, ओके। चलो देखो, मैं सारी चीजें बताते हुए चलूंगा। हाँ,
जैसे दरवाजे अक्सर जैसे चना फूल जाता है, या जैसे कि आप किसी चीज को भिगो कर रखते हैं तो वो अपने आप को जो है, तो वो एब्जॉर्प्शन ही है, लेकिन उसको सही मायनों में उसमें नाम देते हैं साइंस में। अगर कोई सॉलिड चीज इस तरह से बादाम फूल गया, आपका बीज फूल गया, लकड़ी फूल गई, तो उसको इम्बाइवेशन बोलते हैं। इम्बाइवेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्बाइवेशन बोलते हैं। याद रखेगा। और इसका शुद्ध हिंदी में क्या नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, इसको जो है आप देख करके लिख लीजिएगा। सोनाली सिंह, चलिए आपका नाम ले लिया है। और ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, सामान्य आंखों के लिए, दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसका साइज छोटा रह गया। तो और सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है आपका 10 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर होती है, या 30 सेंटीमीटर होती है, या एक से अधिक, या नन ऑफ दीज। तो देखिए ऑप्शन इसमें ऊपर नीचे हो गया, तो ये बिल्कुल सही उसमें है। हाँ, कोई भी दाल वगैरह जो भी है, जो भी आप देखते हो जो वो फूल जाता हो, उसको हम बोल देते हैं इम्बाइबिशन। इसको प्लीज एक काम करिएगा, इंग्लिश में इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट करके। एंडोस्मोसिस का मतलब ये नहीं होता प्रियंका कुमारी। एंडोस्मोसिस जब भी वर्ड ये यूज करोगे, ठीक है, वो खास करके सेल वगैरह उन सब में कह सकते हैं। वैसे तो एंडोस्मोसिस ही है वो। ठीक है। हाँ, कह सकते हो एंडोसाइड, हाँ, कह सकते हैं। चलिए, तो बताओ कौन सा सही आंसर आप लोगों का होना चाहिए। देखिए ऑप्शन को गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर है। तो देखो सही आंसर क्या है यहाँ पर? नन ऑफ दीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नन ऑफ दीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की जो सामान्य दृष्टि, न्यूनतम दृष्टि होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी आंख के, अगर आपकी स्वस्थ आंख है, हेल्दी आंख है, तो जैसे मान लो मैं किसी चीज को ऐसे देखूं, तो मुझे 25 सेंटीमीटर का बहुत अच्छा नजर आएगा। 25 सेंटीमीटर से जैसे ही पास में आएगा दिखेगा जरूर, लेकिन आंखों में दर्द सा होने लगेगा, और फिर वो बड़ा बड़ा सा होने लगेगा। जैसे मान लो कुछ लिखा हुआ है, अगर आप उसको लिखा हुए को ऐसे देखिए, तो देखिए बड़ा बड़ा सा होने लगेगा, और आपकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा, ये ऑप्शन आपका होगा। और ये निकट बिंदु भी कहलाता है। और बताइए हम मैक्सिमम कहाँ तक का, एक अच्छी हेल्दी आंख के लिए हम कहाँ तक का मैक्सिमम देख सकते हैं? कितनी दूरी का मैक्सिमम देख सकते हैं? यानी हमारे नेत्रों का जो दूरिस्ट बिंदु होता है, जो हम मैक्सिमम दूरी तक देख सकते हैं, वो कितना होता है? कौन बताएगा? आ, हाँ, श्वेता, निराज देवा बिल्कुल ले सकते हैं। ऑफलाइन में आ जाइए पढ़ना, तो है ना? तो अगर यही है तो आप ले सकते हैं। उसमें क्या, ऑफिसर एकेडमी के ऑफिस में आइए, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उसमें दिक्कत क्या है? तो हाँ भाई, हाँ। तो बताओ कैसे है? हाँ, अनंत। वेरी गुड। अनंत का मतलब ये है कि भाई जहां तक की भी रोशनी हमारी आंखों में आ जाएगी, वहां तक हम देख पाते हैं। और रही बात रोशनी की, अच्छा कभी आपने सोचा है कि जैसे मान लो मैं किसी को बिल्कुल नजदीक से देखूं, तो रोम रोम जो है उसका नजर आता है, यहाँ तक कि शेविंग का एक एक बाल नजर आता है। ठीक है। और जैसे वो थोड़ी दूर जाएगा तो चेहरा ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन और दूर जाएगा तो धुंधला हो जाएगा। और जैसे ही कुछ दूरी तक पहुंच जाएगा, 400-500 मीटर, तब भी वो नजर तो आएगा, लेकिन उसका फेस, उसका चेहरा उतना अच्छा से क्लियर नजर नहीं आएगा जितना नजदीकी से था। और जैसे 1 आध किलोमीटर दूर कोई चला जाए, तो कई बार हम उसका देख करके हाव भाव तो समझ जाते हैं, दूर से देख लेते हैं हाव भाव कि हाँ ये वही है, हाव भाव से अंदाजा हम लगा लेते हैं, बट शकल बिल्कुल हमें समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये है कि रेडिएशन जो आ रही है, विकिरण जो आ रही है हमारी आंखों में, प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। ऐसा होता है ना, प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आ रहा है। अब रही बात रेडिएशन की कि ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। अब डिपेंड करता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है, जिसको हम बोलते हैं क्या कहेंगे, ज्योति तीव्रता, या प्रकाश की तीव्रता कहिए, बल्कि प्रकाश की तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं, आप उसको कहिए कि प्रकाश की तीव्रता जितनी होगी। अब सूरज को देखो, इतनी दूर, 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर लगभग दूर है सूरज हमसे, यहाँ से, फिर भी उसकी तरफ आंखें करिए तो जल्दी आंखों को टिका नहीं देगा। वो अलग बात है कि बहुत से लोग बात की खातिर टिका लेते हैं आंखें इस तरह से करके, तो जल्दी ही अंधे भी हो जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है जरूरत से ज्यादा रोशनी आंखों को अंधा कर देती है। जैसे जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड इंसान को खत्म कर देता है, समझ रहे ना? वैसे ही है। तो यहाँ पर ही हो गया। अब मैं आपसे पूछ लूंगा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये मैं आपको बता दूं, विद डायग्राम समझ लीजिए कि हमारी आंख है, आंख में हमारे लेंस है। कौन सा लेंस होता है? आप सबने पढ़ रखा होगा, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? हाँ, उत्तल लेंस होता है। और ये रेटिना है हमारी। तो जैसे ही हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक, ये आंख तो हमारी यहाँ तक है, तो ये मैक्सिमम जो यहाँ तक की हमारी दूरी होगी, ठीक है, वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा, ये जो है वो ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये लिखा है 25 सेंटीमीटर का हम देख पाते हैं। समझ में आगे बात ये? हाँ बिल्कुल। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। तो वही आंख है, और आंखों के चक्कर में लोगों की तपस्याएं भंग हो गई।
और पता नहीं क्या से क्या हो गया, आंख को आंख में कहूँ या कोई दरिया में कहूँ, आंख को आंख में कहूँ या कोई दरिया में कहूँ, लहर इसकी तो किसी को भी डुबो सकती है। तो आंख है ये। अगला देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी ये जो युग्म बने हुए हैं, जोड़े हैं, इनमें से कौन सा जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। तो देख गौर से देखिएगा, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, यानी सुमेलित नहीं है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो कोलेस्ट्रोल है, तो क्या ये हार्मोन है। देन टैक्सोल एंटी कैंसर ड्रग है, कैंसर रोधी दवा है। ड्रग का मतलब आप नशीली दवाई मत समझ लेना। ड्रग वर्ड जहां पर भी यूज होता है सही मायनों में देखें तो उसका मतलब औषधि होता है, मेडिसिन होता है। ओके। तो दूसरा ऑप्शन टैक्सोल है। देन क्या है, ग्लूकागोन है। तो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेटर है, ये रक्त शर्करा नियंत्रक है, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज या मोर देन वन ऑफ दी अब। तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, क्या सही होना चाहिए इसका आंसर। हम्म समझ में आ रहा है सभी को, और जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब बच्चे, और बहुत अच्छे से ऐसे ही प्रैक्टिस एंड तक, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा, तब तक मैंने प्रैक्टिस करिए, भले ही आप सारे क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हो। तो कॉन्फिडेंस में रहें, मतलब कॉन्फिडेंस ही रखें एक लेवल में, बहुत ज़्यादा और कम ठीक नहीं रहता। तो देखो सही आंसर जो है वो आ रहा है बच्चों का, कौन सा, टेक्सोल। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आप जो है बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, और वो सब मिल करके बड़ा गलत तरीके से बड़ा गलत आंसर चूज कर रहे हैं, यानी सही तरीके से गलत आंसर चूज कर रहे हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम अगर मैं देख पा रहा हूँ, जैसा आप ही देख रहे होंगे, तो बी और सी आंसर आ रहे हैं। मेजोरिटी का आंसर बी है, जो बहुत ही निहायत ही जो है गलत आंसर है, सही तरीके से गलत आंसर चूज किया है। टेक्सोल जो होता है वाकई में एक एंटी कैंसर मेडिसिन होती है, जो बहुत सी चीज़ों की रूट्स में पाई जाती है, बहुत से फलों में भी पाया जाता है ये। तो टेक्सोल जो है वो ऐसे मान के चलो, इसको हम सिंथेटिकली भी बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो क्या बताना था कि जो सही मैच नहीं है वो बताना है, तो ये तो सही मैच है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। देन क्या है, ग्लूकागोन हार्मोन की मैं बात कर लेता हूँ। ग्लूकागोन हार्मोन को जो है वो क्या निकालता है, अग्नाशय निकालता है। ग्लूकागोन हार्मोन जो है इसको कौन निकालता है, अग्नाशय निकालता है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। पेनक्रियास की शेप जो होती है वो पत्ती के जैसी होती है, सबसे लंबी ग्रंथि है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। और अग्नाशय जो होता है वो क्या करता है, जो हमारा रक्त का ग्लूकोज होता है गाइस, रक्त ग्लूकोज, रक्त के ग्लूकोज स्तर को, रक्त के ग्लूकोज स्तर को क्या करता है, राइज करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि ग्लूकोज का कम होना भी ठीक नहीं है। जैसे आपने एक और हार्मोन पढ़ा होगा, अग्नाशय से ही निकलता है, एक और हार्मोन पढ़ा होगा जिसका नाम इंसुलिन है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये भी पेनक्रियाज द्वारा ही निकाला जाता है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, वो ग्लूकोज के स्तर को, यानी रक्त का जो ग्लूकोज स्तर होगा उसको क्या करता है दोस्तों, घटाता है। क्या करता है, घटाता है। तो जाहिर बात है कभी बढ़ना भी ठीक नहीं है, तो ग्लूकोज अगर बढ़ जाए तो आप जानते हैं शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। और डायबिटीज मेलाइटस के भी दो टाइप होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, तो ये हो गया। देन जो ग्लूकागोन है ये क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है, ये रेगुलेटर का काम करता है। ये अगर घटाएगा तो ये बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आपके अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो आप देखिएगा आप कैसा फील करते हैं, ऐसा लगता है शरीर में जो है वो जान ही नहीं रही है, ऐसा लगता है ना, शरीर में जान ही नहीं रही है। तो अक्सर जो है ग्लूकोन डी वगैरह वगैरह दिया जाता है। और आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि अगर किसी को इंस्टेंट एनर्जी देनी है, एकदम से क्विक एनर्जी देनी है, तीव्र, जैसे मान लो कोई एथलीट वगैरह है, भागते भागते उसमें ऐसा लगा कि कुछ नहीं बचा, जान नहीं रही, तो उसको हम क्या दे देते हैं, तो हम उसको ग्लूकोन डी वगैरह देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, क्योंकि क्विक एनर्जी प्रोवाइडर होता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके हो गए गलत। अब देखो जो कोलेस्ट्रॉल है, सीधा सीधा यहाँ पर जाहिर हो रहा है, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, ये हार्मोन थोड़ी ना है, ये हार्मोन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक क्या होता है, फैट की कैटेगरी है। क्या है ये, फैट है, या जिसको आप लिपिड कह सकते हैं, वसा है। अगर मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है। आपका एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और दूसरा जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अभी मैं इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा है। आगे अभी थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे जब मैं आऊँगा, शायद एक दो क्वेश्चन के बाद है या अभी है, आई डोंट नो कि, बट उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अच्छे से दूंगा कि शरीर में फैट होने का भी बहुत बड़ा फायदा होता है, बट ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं तो हार्मफुल होती हैं।
कुछ चीजें कमी, कुछ चीजों की कमी भी ठीक नहीं होती तो अति भी ठीक नहीं होती है, पढ़ा है ना। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो गुड भी होता है बैड भी होता है, तो अभी हम बैड कोलेस्ट्रॉल पर डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। अगर आप लोगों को मेरी ये क्लास अच्छी लगती हो तो वीडियो को शेयर करके आप आया करें, एंड अपने जो कमेंट्स देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स आप इतना देते हैं तो उससे बहुत खुशी होती है। और मुझे लगता है कि चलो मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, तो उसका रिवर्ट आप दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो विटामिन डी में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है आपका एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है, एस्कोर्बिक अम्ल, या फिर जो है कैल्सिफेरॉल पाया जाता है, या फिर फोलिक अम्ल पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से ज्यादा कुछ पाया जाएगा इसमें। हाँ हाँ, जरूरत से ज्यादा फैट देखिएगा बहुत अच्छी खासी नुकसान देती है, बट इंसान में जरा भी फैट ना हो तब भी नुकसान नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो फैट होती है। अभी तक अगर देखा जाए तो बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि फैट कम होती है, और जिनमें फैट कम होती है परसेंटेज से, और ठीक है मतलब एक लेवल तक कम रहे, तो उनकी बॉडी बहुत छरेरा बदन होता है और बहुत ही अच्छी बॉडी होती है, बट बिल्कुल खत्म तो नहीं होनी चाहिए। अभी आपने जो है सुना होगा, ओके, कि जो ये है, क्या नाम है उसका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पूरा नाम यही है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर। उसकी बॉडी में देखिए, नॉर्मली लोगों की बॉडी में लगभग 15-20% के, मतलब 17-18% तक ये फैट जा सकती है। उनकी बॉडी में अगर देखा जाए तो सिर्फ 7% के आसपास फैट है। इसलिए आप देखिएगा कि फुटबॉल में कैसे राटेदार वो चीते की तरह दौड़ता है बंदा। उसकी बॉडी में है ना, खान पीन अच्छा रख करके और मेहनत करके अपनी बॉडी को ऐसा बनाया गया है जिसकी बॉडी में सिर्फ 7% फैट है, और बाकी में देखो तो कुछ में बहुत ही ज़्यादा फैट होती है। अ, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं, सही आंसर जो है वो आपका कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी जो होता है वो भी दो तरह का होता है। तो कैल्सीफेरॉल जो है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है आपका ठीक है, एर्गो कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है, जिसको आप विटामिन डी टू बोलते हैं, और आपका एक कौन सा होता है, कोले कैल्सीफेरॉल होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा। और इसको हम विटामिन डी थ्री के नाम से जानते हैं, और डी थ्री की टेबलेट्स भी आती हैं, जैसे कैल्सीटास 300 ऐसे करके आपने देखा होगा, समझ रहे हैं ना। तो अभी जो है फिलहाल तो इसका आंसर ये हो गया, एस्कोर्बिक एसिड जो होता है वो केमिकल नाम है विटामिन सी का। किसका नाम है? विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होता है उसका जो है नाम है। देन जो फोलिक अम्ल है, याद रखिएगा फोलिक अम्ल, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं गाइस, याद रखेंगे, फोलेट। और ये फोलेट और फोलिक अम्ल जो है वो विटामिन बी 9 का नाम होता है। कौन से विटामिन का? बी 9। विटामिन बी 9 को हम फोलिक एसिड या फोलेट कहते हैं। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, अक्सर देखेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ्री में फोलिक एसिड की टेबलेट, आयरन की टेबलेट्स खाने के लिए कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, एर्गो कैल्सिफेरॉल होता है, एर्गो कैल्सिफेरॉल, एंड देन क्या है, कोलेकैल्सिफेरॉल होता है। देन चलिए इतना, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध जो मीठा होता है वो किसकी वजह से दूध में मिठास आती है? ऑप्शन है आपका माइक्रोज है, देन क्या है, लैक्टोज है, देन सुक्रोज है, या इनमें से कोई भी नहीं। अब इन पे आपके 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, तो देखते हैं कितने लोग सही। हाँ, फोलिक एसिड अगर आपकी बॉडी में कम हो जाए तो वीकनेस रहती है, इसलिए खान पीन को जो है वो बदल बदल के रखना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया एमडी शाहनवाज आलम, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड बहुत अच्छी बात है कि अभी भी आप सिलेक्शन के बाद भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड आपकी बहुत सी नॉलेज जो है वो रिकॉल होती रहेगी। अच्छी बात है, पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है रुका हुआ पानी जो होता है अक्सर सड़ जाता है, और जो बहता पानी होता है वो अक्सर देखिएगा उसके अंदर सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होती है, यानी स्वयं शुद्धिकरण की जो एक क्षमता होती है। इसलिए बहता पानी जो है पाक पवित्र माना जाता है। आपने पढ़ा होगा रुका हुआ पानी अक्सर सड़ जाया करते हैं। इसी तरह से जो लोग अपनी नॉलेज को बुढ़ापे तक बढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहिए। और करंट अफेयर हो गया आपका, है ना, जैसे न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहें, और अपने फील्ड में रिकॉल करते रहिए। साइंस का मान लो, जैसे मैं हूँ साइंस एंड टेक का, यूपीएससी में साइंस एंड टेक लेता हूँ, तो उसको करंट अफेयर से जोड़ करके, और आज हाल ही में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो गया, वो सबका ध्यान रखना पड़ता है, तो अच्छे रहते हैं आप। तो देखो, माइक्रोज जो है नाम की कोई शुगर वगैरह होती नहीं है, ये सिर्फ ऐसी नाम लिख दिया गया है, कुछ नहीं होता है ये, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दें। देन क्या है, लैक्टोज आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहां पर भी एक लैक्टो वर्ड यूज किया जाएगा, कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा? लैक्टो। और लैक्टो का मतलब जो होता है वो दूध से ही होता है ना। तो जैसे मैं कहूँ लैक्टोज शुगर, तो आप कहेंगे कि दूध की जो है वो, अच्छा, दूध में अगर देखा जाए कि और क्या ऑप्शन बन सकता है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो लैक्टोज होता है वो एक डाइसैकेराइड होता है। लैक्टोज में सही मायनों में देखा जाए तो दो क्वेश्चन और बनते हैं, कि लैक्टोज को अगर मैं कहूँ तो इसमें एक तो होता है ग्लूकोज,
है ना। जो लोग दूध पीते हैं, शुगर के मरीज को दूध पीने के लिए भी मना किया जाता है अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो याद रखिएगा, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जो है वो जैसे पूछेगा कि इनमें कौन सी शुगर जो है वो दूध में पाई जाती है। ये दोनों जो है वो सिंपल शुगर होती हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यानी ये मोनोसेक्राइड्स हैं, और ये डाइसेक्राइड हैं, यानी दो यूनिट मिलकर के डाई बनता है। डाई का मतलब ही दो होता है। एक और शुगर होती है, आपको थ्योरी में पढ़ाया जाएगा और पढ़ रखा होगा आपने बहुत से बच्चों ने, कि जो अ, एक होता है पॉलीसेक्राइड, जिसमें आपका ग्लाइकोजन आता है, उसमें आपका सेलुलोज आता है, स्टार्च आता है। तो ये आपका क्या है, लैक्टोज है। तो याद रखिएगा, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आता है कि दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है, आप बता दो गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर कहते हैं। और जो एक होता है माल्टोज, उसको हम ग्रेन शुगर कहते हैं, अनाज की शुगर कहते हैं। किसको, माल्टोज को। और इसको बोलते हैं ब्रेन, दिमाग वाला ब्रेन। ब्रेन मतलब शुगर कहा जाता है, क्योंकि बच्चा अपनी मदर वगैरह के दूध को पीता है तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का विकास होता है, इसलिए इसको ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। खैर एनीवे, अभी हम बात कर लेते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज जो होता है दरअसल है क्या चीज, तो याद रखिएगा, सुक्रोज जो है वो गन्ने की चीनी होती है। इसी को आप कहते हैं केन शुगर। जैसे शुगर केन को गन्ना बोलते हैं, इसका उल्टा अगर हम लिख दें तो केन शुगर हो जाएगा। केन शुगर का मतलब होता है गन्ने की शर्करा। और यही, ये दो चीजों से मिलकर बनता है। इसमें दो चीजें होती हैं, दो सिंपल शुगर होती हैं, एक ग्लूकोज होता है और दूसरा कौन सा होता है गाइस, दूसरा होता है इसमें फ्रक्टोज। तो याद रखिएगा, दूसरा रहता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज इसके देखिए चीनी, और दूसरा है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का ग्लूकोज का दोनों का फॉर्मूला सेम होता है वैसे, C6H12O6, और ये भी होता है C6H12O6, समझ रहे हैं ना, ये रहता है। तो इसमें इसकी वजह से जो नेचुरल चीजों में, खास करके फलों में मिठास आती है। फलों में मिठास है ना, ये आपको बताया गया होगा कि फलों में मिठास जो होती है, फलों में मिठास वो इसी के कारण होती है। उसके अलावा फलों के साथ साथ याद रखेगा कि जो शहद होता है, शहद को आप शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मधु। मधु यानी हनी। हनी की जो मिठास होती है, हनी की मिठास, वो भी याद रखिएगा वो इसी के कारण होती है। बहुत से लोगों ने देखा होगा, कुछ का नाम भी रख देते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना हनी। तो है ना, कैसे बोल रहे हो हनी, तो वो यहाँ की वजह से ही रख दिया होगा। खैर वो तो पता नहीं कौन कौन से नाम रख दे रहे हैं। तो याद रखेंगे, हाँ कौन सा हो जाएगा, लैक्टोस है। और भी बहुत सी चीजें हैं समझने के लिए। एंड जैसे लैक्टोमीटर से आप दूध की प्योरिटी को मेजर करते हैं, दूध की शुद्धता को मेजर करते हैं। हाँ, प्राकृतिक शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा जो है वो आपकी फ्रक्टोस है। और फ्रक्टोस हम कितना ही खा लें, हमारी बॉडी में फ्रक्टोस नहीं पाया जाता। खास करके फीमेल की बॉडी में तो बिल्कुल नहीं। मेल की बॉडी में फ्रक्टोज पाया जाता है। मेल का जो सीमेन होता है, मेल का जो सीमेन होता है, वीर्य होता है जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, उसके अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज की बेस पे ही हम क्या है, फोरेंसिक टेस्ट भी करते हैं महिलाओं का। खैर चलिए, वो क्या होता है उतना डिटेल में आपके उसमें आएगा नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है, एड्स का जो विषाणु होता है। ओके ना सर, मेरी बगल में हनी है, हाँ हाँ, ठीक है। चलो तो देखेंगे, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है। ऑप्शन है आपका, ग्रंथि विषाणु है यानी एडेनोवायरस है, देन क्या है, मोजेक किमिर विषाणु का है, देन क्या है, ट्यून विषाणु का है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ऑप्शन जो है उलटे हुए लिखे हुए हैं, लास्ट वाले गौर से देख करके आंसर कीजिएगा। C12H2211 जो होता है वो सुक्रोज का होता है, चीनी का होता है। हाँ, मैं एक चीज बताने वाला था। आपने ऐसा सुना था कि जैसे आपके दादाजी या चाचा जी या कोई इस तरह से मतलब एक एक 1.5 1.5 किलो गुड़ निपटा देते हैं, 2 2 किलो गुड़ खा जाते थे, बोलते थे दाढ़ भी मीठी ना हुई। तो वो तो कोई कोई ऐसा खा ही लेता है। खैर, तो गुड़ खूब खाते थे पहले। छाछ होती है ना, वो जिसको आप बोलते हैं छाछ, मट्ठा क्या बोलते हैं, उसके साथ खूब गुड़, ये सब खूब दूध के साथ लोग जो है भर भर के खाते थे, फिर भी उनको जो है शुगर नहीं होती थी। उसके अलावा गन्ने जो है, आप कितने ही गन्ने खा लीजिए नॉर्मली है ना, लेकिन गन्ने का रस अगर आप पियेंगे तो आपका नजला भी हो जाता है, और आपका पेट भी खराब हो जाता है, बीमार भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा जूस लेते हैं तो है ना, ठंड के दिनों में पियेंगे तो दिक्कत। अभी गन्ने, आप जैसे अभी गन्ने चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है, तो कितने ही गन्ने आप खा लीजिए, आपको शुगर नहीं होगी, ना ही आपका पेट खराब होता है। तो दरअसल ये नेचुरल चीजें थी। लेकिन जब से इंडिया में अंग्रेज आए हैं ना, हर गोरी चीज पसंद आने लगी। हर गोरी चीज चीनी नहीं होती, तो जो है भूरी टाइप की चीनी चाहिए। तो अभी जो वो चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं भाई, उन मतलब ये चाहिए। तो इसमें क्या होता है, चीनी के क्रिस्टल्स में सल्फर का ट्रीटमेंट देते हैं, उसको भूरा करने के लिए, क्रिस्टलाइज करने के लिए, और दाने बनाने के लिए प्लस ट्रीटमेंट देते हैं। तो सल्फर का ट्रीटमेंट देते हैं, गंधक भाप बोलते हैं इसको। सल्फर को गंधक का ये देने से क्या होता है कि हमारे अंदर, हमारे ब्लड ग्लूकोज में रिटेंशन बढ़ जाता है।
ठीक है। हाँ भाई, मैं अभी घर गया था, अपने होम टाउन गया था। ठीक है। तो अभी जो है कल ही मैं यहाँ पर आया हूँ पटना। तो दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो जो है मैं अपने होम टाउन गया। ठीक है। तो वहां पर जो है खूब गन्ने वन्ने खूब खाए, मुंह छील लिया हुआ है ना, क्योंकि आप रोज नहीं खाते तो प्रैक्टिस नहीं रहती, लेकिन एक अलग ही मजा होता है उन नेचुरल चीजों में। तो लोग जो है ना थोड़ा मॉडर्न ज्यादा हो गए। अभी मैं थोड़े दिन पहले की बात है, मैं गुड़ ले रहा था एक जगह से दिल्ली में। तो तो एक वहां पर दो तरह की गुड़ थी। बिल्कुल एक भूरी वाली गुड़ आती है और एक होती है ब्राउन वाली गुड़। तो कौन सी वाली ज्यादा अच्छी है? ब्राउन वाली। तो भूरी करने के लिए उसमें सेलखड़ी मिला देते हैं या सोडियम लॉरेल सल्फेट मिला देते हैं भूरा करने के लिए गुड़ को। तो बिल्कुल भूरी गुड़ रखी। तो कई जो है लेडी वहां पर जो है वो आंटी टाइप की जो है वो खरीद रही थी गुड़। तो अब मुझसे यार रहा नहीं गया, क्योंकि जो नॉलेज होती है ना कहीं जो है टीचर की ये दिक्कत है कि वो कहीं ना कहीं काम की चीज बता देता है, बट लोग नहीं सुनते तो वो अलग बात है। वैसे मुफ्त में दिया हुआ ज्ञान ज्यादा अच्छा नहीं रहता, नहीं देना चाहिए, बट मैं बोला, मैंने कहा कि जो है आप इसको क्यों ले रही हैं आंटी, ये नुकसान देता है। तो वो पता नहीं हरियाणा की थी, वो कहाँ की बोले है ना। अब तो उन्होंने क्या पता नहीं कैसे बोला, है ना, तुझे काहे पता है, मतलब ऐसे कुछ बोला है ना, हमें पता से। और तरह से यही अच्छी है, तो मतलब ले लो फिर जब आपको लेना है तो। अब नहीं मानी, भूरी गुड़ ले ली, बोले हमें खुद को पता है, तू क्या बताएगा, इस तरह से करके। ठीक है। तो लेकिन याद रखिएगा, जहर खरीद लिया उन्होंने वो, थोड़े दिन देखिएगा, कुछ दिन में उससे कैंसर भी होता है। और उससे जो है लोगों पे टेस्टोस्टेरोन कम होने लगा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल घट रहे हैं, और वो दांतों की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और उसके अलावा ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए याद रखिएगा, हर भूरी गुड़ जो है वो गुड़ नहीं होती, ब्राउन वाली गुड़ गुड़ होती है, उसको ही खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सही आंसर जो है वो आपका कौन सा है? नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई भी नहीं है। हम्म। सही आंसर जो है वो कौन सा था? नहीं, यहाँ पर ब्राउन वाली गुड़ ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन ना, बिल्कुल वही वाली चाहिए ना, भूरी वाली। हम्म। तो हर चमकती चीज गुड़ नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर था ये था। अब चलिए, अब एड्स का जो वायरस होता है, एड्स की फुल फॉर्म सभी को पता होगी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसके लिए एचआईवी वायरस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एचआईवी जो है वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, लेकिन इसका टाइप होते हैं वायरस के। और जब मैं आपको वायरोलॉजी पढ़ाऊंगा, आपको एप्लीकेशन में या ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं आपको वायरोलॉजी पढ़ाऊंगा, वायरोलॉजी, बायोलॉजी नहीं बोल रहा मैं, वायरोलॉजी जो होता है, विषाणु विज्ञान बोलते हो आप इसको, वायरोलॉजी यानी विषाणुओं का। तो कौन सा टाइप बताएंगे गाइस? तो याद रखिएगा एचआईवी का जो टाइप है, ये क्वेश्चन में हो सकता है इस तरह से पूछ ले, तो याद रखिएगा वो रेट्रो विषाणु होता है। कौन सा? रेट्रो। रेट्रो विषाणु होता है। और रेट्रो विषाणु जो होते हैं उनमें आमतौर पर अगर देखा जाए तो जेनेटिक मटेरियल जो होगा इनका, जो इनमें आनुवंशिक पदार्थ होता है, या तो डीएनए होता है, भाई आपने पढ़ा होगा विषाणुओं में या तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है या आरएनए होता है। ज्यादातर दुनिया में विषाणु जो है वो आरएनए वाले हैं, और ये वाला वायरस भी हमारा याद रखेगा आरएनए विषाणु होता है। इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होगा वो आरएनए पाया जाता है। याद रखेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, कौन सा कहाँ क्वेश्चन बनेगा वो आपको जो है मैं बताऊंगा। ठीक है। तो याद रखेगा, तो रेट्रो विषाणु हो जाएगा। टाइप याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा जो कॉमन कोल्ड वाला वायरस होता है उसमें भी आरएनए होता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो कोविड 19 का जो विषाणु था, जिसको आपने नाम दिया कोविड 19 कोरोना वायरस, जो सार्स 2 करके उसमें था, तो वो कौन सा वायरस था? उसमें भी याद रखेगा आरएनए ही वायरस था वो। समझ आ गई बात यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है? ध्यान देखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है नहीं है। क्योंकि कई बार हम जो है इस नहीं पे ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं आपकी नहीं वाली प्रैक्टिस भी कराता हुआ चलूंगा। चुन चुन करके एक क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। और ऐसा मेरा यकीन है कि जो है ये भरोसा आपका टूटेगा नहीं। आप एग्जाम में देखिएगा, आपको लगेगा सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही उठ करके आए हैं। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ठीक है, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन है आपका कैरोटीन है, देन क्या है, फाइब्रोइन है, देन ऑक्सीटोसिन है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर गाइस? इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है? कौन सी इनमें से प्रोटीन नहीं है? तो देखते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। नुसरत, क्या नाम है, नुसरत स्टडी साइंस, लेट्स एंजॉय, अंजलि शर्मा, निखत परवीन कुमारी, क्या नाम है, बड़े जल्दी जल्दी कमेंट चल रहे हैं आप लोगों के। अंजलि जायसवाल हैं, दीपिका, सोफिया तुर्क हैं, ओके, हबीबा, हर्षराज, सुमन, रविंद्र, निखत परवीन, ओके। बस अक्सर याद रखिएगा, राज को जो राज ना रख पाए, राज को जो राज ना रख पाए वो हमराज बदल डालो, राज को जो राज ना रख पाए वो हमराज बदल डालो, अंजाम का हो डर तो आगाज बदल डालो।
कुछ लोगों को अफसोस होता है कुछ करने के बाद। तो जाहिर बात है, अगर अंजाम का डर है तो आगाज बदल दो ना अपना, है ना? छोड़ दीजिए उन सब चीज़ों को जिससे आपको अंजाम का डर लग रहा है, या फिर अंजाम जो है आपको चाहिए कि हमें रिजल्ट चाहिए, तो जाहिर बात है आगाज बदलो। मेहनत करो, कस के उड़ रहे, जहाँ पे पढ़ रहे हो 6 घंटे, तो 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो यार, आगाज बदल डालो। और आपको लगता है कि नहीं, ठीक है, हमें लेनी ही नहीं है जॉब, तो फिर आप देख लो। अगर आपको जो है सिलेक्शन चाहिए, तो जाहिर बात है आगाज बदलो, आगाज बदल डालो ना अपना। शुरुआत, आगाज का मतलब होता है शुरुआत करना, तो आगाज बदल डालो अंजाम का अगर डर है तो। और जिन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस है ना, तो वो भी थोड़ा सा अपने आगाज को बदलो, कस के मेहनत करिए, ठीक है? तो देखो, सही आंसर आपका ऑक्सीटोसिन ही है। क्रेटिन जो है हमारे कहाँ कहाँ पर होती है, याद रखिएगा। बालों में जो प्रोटीन होती है, तो बालों की प्रोटीन इसी को कहा जाता है। कई बार देखा होगा लोग बालों को ट्रीटमेंट भी देते हैं, क्रेटिन ट्रीटमेंट। उसके अलावा हमारे जो नाखून होते हैं, नाखून भी इसी के बने होते हैं। उसी के अलावा जानवरों के खुर और उनके जो सींग्स होते हैं, है ना, सींग होते हैं, जानवरों के खुर और सींग भी इसी के बने होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइब्रोइन जो प्रोटीन होती है वो किसमें पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये होती है हमारे सिल्क में। सिल्क को आप बोलते हैं क्या, रेशम। रेशमी जुल्फे हैं ना, तो वो जुल्फे ऐसे तस्वीर कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, मतलब उससे जो है मिसाल दे दी जाती है। रेशम के लिए सेरिकल्चर कराया जाता है, रेशम कीट का जो है पालन कराया जाता है। समझ आ रही बात यहाँ तक है? चलिए, ये हो गया आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इरेडिकेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स इन द वर्ल्ड वाज डिक्लेयर्ड। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ था? हाँ, ईवीएस की क्लास आप लोगों की अरेंज कराई जाएगी अभी, एक किसी दिन में मैराथन क्लास आपकी अरेंज करा देते हैं, या फिर जो है देख लेते हैं। जरूर आप लोगों की साइंस ईवीएस एक साथ भी करा सकते हैं, या फिर जो है अल्टरनेट डे में भी देख सकते हैं बस, या फिर बीच में आपको जो है मैराथन क्लास दे दी जाएगी। चलिए, तो विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित कब हुआ था? यानी चेचक समझते हैं ना, स्मॉल पॉक्स, जबकि इसकी वैक्सीन जो है वो 1700 कुछ ईस्वी के आसपास बना ली गई थी। बट उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हर किसी को वैक्सीन जो है इजीली प्रोवाइड कराई जा सके उस जमाने में। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है? तो जो है ये कब पूरे विश्व से इसको हटा दिया गया, और ये है ना, ये जो है डिसाइड कौन करता है? WHO, जिसको आप बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना? तो ये हो गया। तो अब इसको जो है पूरे वर्ल्ड से जो है वो हटाया गया 1980 में। WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है पूरे विश्व से चेचक को हटा दिया गया है और खत्म हो गई, क्योंकि इसका वैक्सीनेशन कराया गया था, इंजेक्शन आता था इसका। देखिएगा आपके घर में कोई दादा दादी कुछ हो तो उनके यहाँ पर निशान होते हैं, अठन्नी चवन्नी टाइप के, है ना? मेरी मदर के भी थे, मैंने देखे थे। तो अठन्नी चवन्नी टाइप के, तो बच्चे के इंजेक्शन लगाया जाता था, तो वो पक्के आ जाता था। तो अठन्नी चवन्नी टाइप के टीके से बन जाते थे वो, मतलब छाले से वो फूटते थे, निशान छोड़ते थे। तो इंडिया से जो खत्म हुआ वो 1977 में जाकर के खत्म हुआ। इंडिया से, जैसे मैंने आपको बताया होगा कि इंडिया से जो खत्म हुआ था वो 1977 में खत्म हुआ। लेकिन और जो अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह थी, जो जो वैक्सीनेशन नहीं मतलब वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे थे उस जमाने में, तो उनको कुछ दिन बाद में जाके हुआ। तो ये मानिए कि 1700 कुछ में वैक्सीन बनाई थी, एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट का नाम था बनाने वाले का। और 1977 तक आते आते, याद रखिएगा कि इसको भारत से आज है वो हटाया गया, और पूरे वर्ल्ड से जो 1980 में हटाया गया। अभी एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे ध्यान दीजिएगा कि चिकन पॉक्स अगर आप पूछ ले, चिकन पॉक्स कब हटाया गया, तो चिकन पॉक्स अभी नहीं हटा है। चिकन पॉक्स नहीं हटा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि ये होता है किस कौन से वायरस से? ये होता है वेरियोला वायरस से। इसके लिए वायरस होता है, हिंदी में भी आप ऐसे लिख लेंगे कौन सा वायरस होता है इसके लिए, वेरियोला विषाणु होता है। और इसके लिए जो होता है चिकन पॉक्स के लिए जो भी हमें निकलती है, उसके लिए होता है वेरिसिला जोस्टर। कौन सा होता है? वेरिसिला, वेरिसिला जोस्टर, ठीक है? तो ये जो वायरस होता है वो हिंदी में भी वैसे ही रहेगा, जोरसिला, वेरिसिला जोस्टर नाम का जो है ये रहता है। तो ये आज भी हमारी बॉडी में आती है और निकल रही है लोगों के, ठीक है? तो क्या कैंसर अनुवांशिक नहीं, बिल्कुल नहीं होता सुधा कुमारी, और वो को होता है अगर आप कैंसर के साथ में रहते हैं, कैंसर पेशेंट के बिल्कुल नहीं होगा। और कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि सास को अगर कैंसर हुआ है तो बहुत सी बात बोलती हैं, क्या मेरे बच्चों को कैंसर कराओगे आप, बाहर रहिए, कब लेकर के रहिए कहीं ऐसे। तो ये सब जो है बहुत ही निहायत मतलब इलिटरेसी की बात मैं कहूँगा। क्योंकि जो कैंसर है वो जेनेटिक नहीं होता, कैंसर खानदानी नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, उसमें एक चीज़ है, अगर हमारी बॉडी में जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जैसे BRCA1 जीन हो गया। देखिए, दो तरह के जीन हमारी बॉडी में कैंसर से रिलेटेड
होते हैं। एक कैंसर को बढ़ाने वाला जीन होता है और एक कैंसर को दबाने वाला जीन होता है, जिसको कैंसर सप्रेसिंग जीन कहते हैं। जो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, कभी साइंस एंड टेक पढ़ाने का मौका मिलेगा, तब जो है उस दौरान मैं समझाऊंगा। तो खैर चलिए, अभी के लिए हम इस सेशन में इतना रहने देंगे और मिलते हैं कल आपसे। इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए यहीं से आगे कंटिन्यू हम कोशिश करेंगे। क्लास कैसी लगी जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लग रहा होगा। आवाज़ से, लैंग्वेज से, किसी चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, और इसी तरह से बने रहेंगे एंड तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है। कैंसर कैसा डिसीज होता है? कैंसर कैसा डिसीज होता है? दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। वो सब आपको जो है बता दिया जाएगा। अभी के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, ओके, लव यू टू ऑल, बाय।